हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। इस वीडियो में हम आपके साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑफ द जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर जो कि HPAS मेंस 2020 एग्जामिनेशन में कंडक्ट हुआ है। ये एग्जामिनेशन 2021 दिसंबर मंथ में रिसेंटली ही कंडक्ट हुई है। और आइए देखते हैं कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 एंड पेपर 2 आए थे, जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का नेचर क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, उन क्वेश्चंस को सिलेबस से हम मैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड चल रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के पेपर के अंदर, क्या वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है या कोई मेजर चेंज जो है कमीशन लेकर आया है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग फोकस ये भी करेंगे कि जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर या उन क्वेश्चंस को आंसर करने की अप्रोच क्या हो सकती थी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले पेपर 1 की डिस्कशन होगी। पेपर 1 इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड जियोग्राफी, जहां पर हम इंडिया को फोकस में ना रखते हुए पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग जो जनरल पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसमें हमें कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर वही 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि पिछले ईयर्स में भी पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम पैटर्न है और क्वेश्चंस का जो नेचर है, क्वेश्चंस का जो टॉपिक्स जो उन क्वेश्चंस के अंदर हमें दिखते हैं वो भी लगभग सेम है, उनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये शायद एक अच्छी बात थी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स इस पेपर को लिखकर आए हैं उन सभी का पेपर भी अच्छा हुआ होगा, बिकॉज पेपर इज ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या पेपर बहुत ज्यादा इजी था, ऐसा भी नहीं है। पेपर लेंथी जरूर था क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन थे, और ऑब्वियसली जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उसकी तैयारी करके गए होंगे और जो हर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आंसर्स को जी भर के लिखा होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 250 वर्ड्स के अंदर हमें हर क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ए पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब कीवर्ड्स। अगर आपने हमारी विजय सीरीज को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग अप्रोच को 3 स्टेप फॉर्मूला में टेकअप करते हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला में पहला स्टेप क्या आता है कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या चीजें लिखनी है वो समझना जरूरी है। सो हमें डिस्क्राइब करना है द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द लैंडस्केप एंड ऑन द इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट लैंडस्केप। सो इन अ नटशेल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 2 माइक्रो क्वेश्चंस पूछ लिए गए। इफेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के लैंडस्केप के ऊपर, उस एरिया की ज्योग्राफी के ऊपर, और वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट्स होते हैं। 250 वर्ड्स के अंदर आपको ये आंसर लिखना था। अब आंसर में क्या चीजें आपको यहां पर बता सकते थे आप, आंसर में आपको बताने की जरूरत है कि इंडिया, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में अर्थक्वेक क्या होता है इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोग देते, उसके बाद अर्थक्वेक के इफेक्ट्स आप लोग एन्यूमरेट करते एक एक करके लैंडस्केप के ऊपर, इनहैबिटेंट्स के ऊपर। अगर आप 2019 और 2018 का पेपर 1 देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते रहे हैं, और वो ट्रेंड आज भी इस पेपर में भी कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता था अप्रोच में। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि देखिए, जो अर्थक्वेक्स आते हैं तो लैंडस्केप की जो टोपोग्राफी है, जो जीनियोलॉजी है, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पर हम टर्म्स, कीवर्ड्स यूज कर सकते थे, जैसे कि लैंड फॉर्म्स की जो डिफॉर्मेशन है वो होती है, लिक्विफेक्शन ऑफ सॉइल वो हो सकता है, जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस रीजन का, जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस रीजन का, चाहे वो सेटलमेंट्स हो, चाहे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री क्रिएट की हो, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज क्रिएट किए हों, उनके डैमेज हो सकता है, ये चीजें हमने बात की। ठीक है, उसके बाद इनहैबिटेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इनहैबिटेंट्स के ऊपर सबसे पहले आप जितने भी इंपैक्ट्स पड़ने वाले हैं उनको कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल इस तरीके से डिमार्केट कर सकते थे। और वहां पर थोड़े बहुत जो इंपैक्ट्स, बहुत जनरल से इंपैक्ट्स हैं, लोगों में सबसे पहले पैनिक क्रिएट होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो सकता है। उसके बाद जो सिविल सप्लाईज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, ये जो हमारी ड्रिंकिंग वाटर है, इनकी सप्लाईज में डिसरप्शन हो सकते हैं। उसके बाद जो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के एफर्ट्स होते हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल के साथ हर क्वेश्चन के अंदर आपको कोट करना था, तो यहां पर अगर आप हिमाचल के एग्जांपल्स को भी कोट करते, रीसेंट अर्थक्वेक्स में जो डैमेज हुआ है हिमाचल के रीजन्स में, उसकी आप लोग बात करते, आपको 250 में से अच्छे मार्क्स यहां पर मिल सकते थे। राइट, सो द क्वेश्चंस लेवल इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अर्थक्वेक एक बहुत पढ़ा गया टॉपिक है। एक्सटेंसिव नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे अर्थक्वेक को लेकर के, और उसके इंपैक्ट्स को लेकर के भी। क्वेश्चन को पूछा भी इस तरीके से गया है कि इसको समझने में बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्टी नहीं आई होगी। राइट, क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटोस्फेयर एंड द वेदर। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजिंग हो सकता है।
शॉर्ट नोट लिखना है, 250 वर्ड्स का हमें नोट लिखना है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर और मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर। तो यहां पर आपको किस अप्रोच में यहां पर चीजें आपको लिखनी थी? सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर में एक डायग्राम यहां पर हमें जरूरी बनाना पड़ेगा, वही जो हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो अलग अलग लेयर्स का डायग्राम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कि दिस इज ट्रोपो, दिस इज स्ट्रेटो, मीजो। उसके बाद आप अपर लेयर्स को दिखाते हैं, यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप कैसे हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में ड्रॉप होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर राइज होता है, मीजोस्फेयर पे फिर डिक्लाइन होता है। ये एक डायग्राम आपका जरूरी था यहां पर। इस डायग्राम के बाद आपको बताना था कि स्ट्रेटोस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, क्या इसका हाइट होता है सरफेस से, ठीक है। ट्रोपोपॉज के बाद स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोपॉज पे जाके खत्म होता है। हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर ओजोन गैस की प्रेजेंस होती है, ओजोन गैस की प्रेजेंस की वजह से वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्लॉक होती हैं, टेम्परेचर राइज होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। ये सारी चीजें आप स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि इसका वेदर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। अब स्ट्रेटोस्फेयर का वेदर के ऊपर क्या इंपैक्ट है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो सर्कुलेशंस होती हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, उसकी वजह से कई बार हमने पोलर आउटब्रेक्स जैसे फिनोमिना देखे, ठीक है। उसके बाद जो ओजोन होल बनने की हमें 1970s में जो डिस्कवरी हुई थी, वो भी क्यों हो रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर की वजह से हो रहा है। पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन जब स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ जाती है, खास तौर पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, तो उसको भी आप यहां पर जो है जिक्र कर सकते थे। सो दिस वाज द वे थ्रू व्हिच यू कुड हैव आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको भी नहीं कहूंगा, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, कंपेयर स्टेपी ग्रासलैंड्स with prairie in terms of vegetation structure and climatic regime। प्रेरी ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड दोनों ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। एक स्टेपी ग्रासलैंड जो कि सेंट्रल एशिया में मिलता है और हमारे प्रेरी ग्रासलैंड जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलते हैं, राइट। अब दोनों ग्रासलैंड्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। और यहां पर मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन भी हुआ होगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन प्रेरी एंड स्टेपी ग्रासलैंड्स। अब यहां पर आपको समझना था कि वेजिटेशन के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर फोकस करते हुए हमें दोनों रीजन्स को कंपेयर करना था, ठीक है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में बताते कि स्टेपी एंड प्रेरी ग्रासलैंड्स बोथ आर अ काइंड ऑफ temperate semi-arid grasslands. One is found in North America, one is found in Central Asia. Both have certain similarities and differences in terms of vegetation and climatic structure. वेजिटेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्टेपी ग्रासलैंड्स की बात करें तो ग्रासेस शॉर्ट होती हैं, ट्रीज एब्सेंट होते हैं बिल्कुल, लेकिन प्रेरीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ग्रासेस दे आर मच मोर टॉलर, वो ज्यादा टॉल होती है एज कंपेयर टू स्टेपी ग्रासलैंड्स, और ट्रीज भी हमें ग्रोव्स की फॉर्म में कुछ जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्लाइमेटिक रिजीम है, क्लाइमेटिक रिजीम के बारे में आपको बताना था। स्टेपी जो सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट है वो ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, क्योंकि वहां पर जो रेंजेस ऑफ टेम्परेचर हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्रेरी ग्रासलैंड्स। सिमिलरली जो स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं वो टेम्परेट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन से काफी ज्यादा छूते रहते हैं, लेकिन प्रेरी नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स के अंदर टॉर्नेडोज की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, वहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, एंड एज अ रिजल्ट दी एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा हो रही है, जो वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से जो वाटर का इंटेक मिल रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रेरी ग्रासलैंड्स में एज कंपेयर टू स्टेपी ग्रासलैंड्स। तो ये चीज भी आपको यहां पर डिमार्केट करनी थी। अगर आप चाहते तो दूसरे एस्पेक्ट्स में भी घुस सकते थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का एग्रीकल्चर है, किस तरीके का सॉइल है, लेकिन वो चीज यहां पर नहीं पूछी गई थी। अगर वो चीज आप यहां पर लिखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपकी वर्ड लिमिट जो है एक्सीड होने के चांसेस बढ़ जाते। इस वजह से वेजिटेशन और क्लाइमेट, इनके ऊपर फोकस करते हुए अपना आपको आंसर लिखना था। मैप जरूर बनाना था, मैप में आपको बना के दिखाना था कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमारा प्रेरीज है और हमारे सेंट्रल एशियन कॉन्टिनेंट में हंगरी से लेकर के मंगोलिया तक हमें देखने को मिलता है हमारा स्टेपी ग्रासलैंड्स, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या है? डी पार्ट, हाउ आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज डिफरेंट फ्रॉम अर्बन एग्लोमरेशंस। अर्बन एग्लोमरेशंस में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या डिफरेंस होता है? अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में हमें पता है कि दीज आर सिटीज व्हिच आर ओनली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिटीज की पॉपुलेशन जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो हम उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस तरीके से क्लासिफिकेशन चलती है। अर्बन एग्लोमरेशन बिल्कुल अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अर्बन एग्लोमरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर दोज अर्बन स्पेसेस जो एक या दो से ज्यादा अर्बन स्पेसेस के आपस में कोएलिस और कंबाइन होने की वजह से बनती हैं। पॉपुलेशन इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन अर्बन एग्लोमरेशन। ये जो मेजर डिफरेंस था बिटवीन मेट्रोपॉलिटन एंड अर्बन एग्लोमरेशंस। फिर बात आती है फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ सिटीज की। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज
के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनकी सैटेलाइट टाउन, सिटीज एंड रूरल सेटलमेंट्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन अर्बन एग्लोमरेशंस की बात करें तो अर्बन एग्लोमरेशंस में डिफरेंट अर्बन स्पेसेस हैव देयर ओन स्पेशलाइज्ड फंक्शनल स्केल्स। कुछ एरियाज जो है वो इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ एरिया सर्विस डोमिनेटेड होते हैं, कुछ एरियाज ऐसा भी हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर और दूसरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। Right, so this was the major difference that you could have talked about in the metropolitan and urban agglomerations. Clear हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 2019 के पेपर 1 को उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन जरूर आता है जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर, लैंडस्केप फॉर्मेशन के ऊपर। कोई भी लैंडस्केप फॉर्मेशन का एजेंट, चाहे वो रनिंग वाटर हो, रिवर्स स्ट्रीम्स हो, ग्लेशियर्स हो, या फिर मरीन वेव्स हो, ग्राउंड वाटर हो, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर, या फिर विंड एक्शन हो, किसी एक पर्टिकुलर एजेंट को उठा करके लैंड फॉर्म्स कैसे इवॉल्व होती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे। एंड दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। Rivers are the most important of all the natural agents which helped model the land surface. Discuss this statement with reference to the renovation work done by river. अब यहां पर एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई है। स्टेटमेंट में खुद एग्जामिनर ने ये बोल दिया है कि जो रनिंग वाटर है, रिवर्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ लैंड फॉर्मेशन होता है अक्रॉस ऑल दी एजेंट्स। यहां पर आपको सारे एजेंट्स भी नेम कर देने चाहिए थे आंसर के अंदर, कि अगर हम बाकी एजेंट्स, एक्सोजेनिक एजेंट्स की बात करें, चाहे वो हमारा ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो हमारा टेम्परेचर हो, चाहे वो हमारा विंड एक्शन हो, चाहे वो मरीन वेव एक्शन हो, इन सभी एक्शंस के अंदर लैंड फॉर्म फॉर्मेशन के ऊपर रिवर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। और इस स्टेटमेंट से आपको डिस्कस करके अपना कंक्लूजन देना जरूरी था। कंक्लूजन में आपको बताना था कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, और आपको 90% मेरे ओपिनियन में भी आपको एग्री करना था कि यस दिस इज करेक्ट, कि रिवर्स उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट रोल होता है वो चीज आपको बतानी थी कि क्या रेनोवेशन वर्क किया जाता है रिवर्स के द्वारा। यहां पर आप जो नेचुरल साइकिल ऑफ इरोजन है, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, हमारे जो स्कॉलर है, उन्होंने हमें नेचुरल साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बताया। उन्होंने रिवर्स का किस तरीके से जो है इन्फेंट स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज होता है और सीनाइल स्टेज होता है, इसके बारे में हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिए, उसकी आपको बात करनी थी। और आपको बताना था कि किस तरीके से यंग स्टेज के अंदर वैलीज बनती हैं, पॉटहोल्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, राइट। मैच्योर स्टेज के अंदर मिएंडर्स बनते हैं, ऑक्सबाउ लेक्स बनती हैं, लेवीज बनती हैं, और जो हमारी बिल्कुल सीनाइल स्टेज है वहां जाकर डेल्टा फॉर्मेशन होती है और ब्रांचिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन होती है। ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखने की जरूरत थी। और डायग्राम भी बनाना था, वो जो हमारा नेचुरल साइकिल ऑफ इरोजन का डायग्राम होता है। यंग स्टेजेस में हम दिखा रहे हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड इलाके से रिवर फ्लो करते हुए आती है, मैच्योर स्टेज में वो प्लेन्स में फ्लो कर रही है, और बिल्कुल जो लेटर स्टेज है वहां पर जाकर के हम सी कोस्ट में यानी कि डेल्टाइक रीजन में फ्लो कर रहे हैं। सो यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट विद द डायग्राम, ठीक है। नॉट अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपने नेचुरल साइकिल ऑफ इरोजन जरूर पढ़ा होगा, WM डेविस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, और आप डिफरेंट इरोसिव एजेंट्स के द्वारा किए गए जो रेनोवेशन वर्क है उनके बारे में आपने जरूर नोट्स को तैयार किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस, क्या करना है, डिस्क्राइब करना है वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिप्रेशन and give the generalized tracks of tropical cyclones and temperate depressions. Again a question related to climatology. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यहाँ पे ट्रिकी क्यों हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो माइक्रो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स हैं। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, यहां पर एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन की बात हो रही है। एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन का मतलब है जो लो प्रेशर सेंटर्स बनते हैं एटमॉस्फेयर में, उन सेंटर्स के बनने में कौन से डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, और यहां पर आपको टेक्निकल टर्म्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर पहले टर्म बनती है मिड लो, हाई लो, हाई लो के बाद फिर वो धीरे धीरे तब्दील होता है इनटू एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन। एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन के बाद वो अगर और ज्यादा जो प्रेशर एरिया है वो और ज्यादा लो हो जाता है तो फिर जाके वो साइक्लोनिक एरिया बनता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है, फिर वो सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, इस तरीके से पूरा आपका स्केल बनता है। ये पूरा स्केल आपको IMD की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, राइट। तो किसी भी डिप्रेशन की डेवलपमेंट में क्या स्टेजेस लगते हैं वो स्टेजेस आपको सबसे पहले बताने थे। उन स्टेजेस को बनने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं वो कंडीशंस आपको बतानी थी, कि सरफेस के ऊपर जो है वो एयर का कन्वर्जेंस होना चाहिए,
टेम्परेचर जो है अब लोअर लेवल सरफेस के ऊपर टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वर्टिकल विंड शेयर जो है वो कम होना चाहिए, अपर एयर सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे एटमॉस्फेरिक डिप्रेशंस की फॉर्मेशन होती है। यहां पर आपको ये भी लिख सकते थे आपके, अगर जो सरफेस इसके ऊपर डिप्रेशन बन रही है, इफ दैट सरफेस इज अ वाटर बॉडी, लैंड के ऊपर नहीं, वाटर बॉडी के ऊपर अगर डिप्रेशन डेवलप हो रहे हैं तो वो एक्सेलरेट बहुत जल्दी होते हैं बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके ऊपर इवेपोरेट होकर गया है वो वहां पर कंडेंस होता है और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करता है, रिजल्टिंग इनटू मच मोर वार्मिंग ऑफ एयर, और उससे डिप्रेशन जो है वो और स्ट्रेंथेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला ही पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या था कि हमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की मूवमेंट को ट्रैक करना था, और ये ट्रैक कैसे करना था, हमें मैप को बना करके। अगेन जब हम टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डिप्रेशन को देखते हैं, ये एक जनरलाइज्ड वर्ल्ड मैप हम लोग इस तरीके से बना सकते थे। ये मैं बहुत ही जल्दी बना रहा हूं, इसलिए आई एम यूजिंग वेरी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हियर। ये हमारा इस तरीके का कुछ वर्ल्ड मैप बनता है, और वर्ल्ड मैप पे हम देखते हैं कि मोस्टली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होगी, दिस हैपेंस इन द ट्रॉपिकल वाटर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ये जितने भी हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, दे मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन। और इन सभी रीजन्स के कुछ नाम होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक साइक्लोन बेसिन, वेस्ट पैसिफिक साइक्लोन बेसिन, नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन बेसिन। इस तरीके से आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के वे बताने थे। फिर टेम्परेट डिप्रेशंस की जब बात होती है तो हम बताते हैं कि जो हमारा सब पोलर फ्रंट है वहां पर किस तरीके से जो टेम्परेट डिप्रेशंस की फॉर्मेशन होती है, दे ट्रैवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन। और यहां पर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी दिखाते हैं, राइट। सो इस तरीके का डायग्राम वहां पर बनाना जरूरी था। मैंने यहां पर ये डायग्राम बहुत ही जल्दी बनाया है, आपको वहां थोड़ा समय लेकर बनाना था। इस क्वेश्चन का आधा पार्ट जो था वो आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स की ट्रैक्स के ऊपर ही था कि उनका वे किस तरीके से होता है, वो किस विंड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये अगेन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पर डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छे ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करके वहां पर गए थे तो आपको पता होता डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डिप्रेशंस और साइक्लोन्स। एंड आल्सो ये वाला जो पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन, इसके ऊपर टेक्निकल लैंग्वेज आपको यूज करने की जरूरत थी कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक लोज जो डेवलप होते हैं वो लोज आगे जाकर और अगर स्ट्रेंथन होते हैं तो वो डिप्रेशंस में कन्वर्ट होते हैं, फिर साइक्लोन्स में कन्वर्ट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्टैंड स्टिल थ्योरी which is related to the formation of coral reefs. So we have to critically evaluate the standstill theory about the formation of coral reefs. So सबसे पहले तो हमें पता है कि कोरल रीफ की फॉर्मेशन को लेकर के 3 थ्योरीज हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। पहली थ्योरी हमारी लैंड सब्सिडेंस की थ्योरी आती है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई। उसके बाद एक ग्लेशियल थ्योरी आती है जो कि डेली ने हमें प्रोवाइड की है। एंड देन थर्ड जिसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दैट इज योर स्टैंड स्टिल थ्योरी, जो कि हमें दी गई है बाय मरी, राइट। सो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है इसको। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन द थ्योरी। ऐसा नहीं कि थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थ्योरी को बताएंगे कि थ्योरी हमें कहती क्या है कि कोई भी जो लैंड फॉर्म है, चाहे वो आइलैंड्स हो चाहे वो सबमरीन प्लेटफॉर्म्स हो, उनका सब्सिडेंस नहीं होता है, दे आर इरोडेड और दे आर सेडिमेंटेड अपॉन बाय द वेव एक्शन, लेकिन सब्सिडेंस नहीं होता है। और वहां पर जो है 50-55 मीटर डीप सबमरीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोरल्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। कोरल्स आउटवर्ड ग्रो करते हैं, इनर कोरल्स जल्दी डाई आउट होते हैं, आउटवर्ड कोरल वो जल्दी ग्रो करते हैं। इससे फिर जो फ्रिंजिंग रीफ है वो बैरियर रीफ में कन्वर्ट होती है, बैरियर रीफ आगे जाके एटोल्स में कन्वर्ट होती है। तो ये चीज हमको यहां पर बतानी थी, ठीक है। लेकिन क्रिटिकली इवैल्यूएट करना था यहां पे। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब है कि इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, वो लिमिटेशंस के बारे में हमें बात करनी थी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे कोरल लैंडफॉर्म्स आर फाउंड एट प्लेसेस व्हिच आर मच डीपर। इतनी डीप कोरल फॉर्मेशंस हमें मिली है जहां पर कोरल्स नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस थ्योरी के अंदर कुछ कमियां हैं। देयर आर वेरियस अदर लिमिटेशंस लाइक दिस। हमें पता है अटोल्स की फॉर्मेशन जैसे हो रही है तो उसमें भी ये जो हमारी स्टैंडस्टिल थ्योरी है वो बहुत ज्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती हाउ अटोल्स आर बीइंग फॉर्म्ड इवन अराउंड द वोल्केनिक आइलैंड, जहां पर हम बोल रहे हैं कि कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी अकॉर्डिंग टू स्टैंडस्टिल थ्योरी। देयर आल्सो वी फाइंड द फॉर्मेशन of corals. So we had to list down all the criticisms of the standstill theory given by Murray,
राइट। सो अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोरल फॉर्मेशंस को लेकर के हम हमेशा ऐसे जो थ्योरीज हैं, तीनों थ्योरीज को पढ़ते हैं, उनके प्रोपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके असम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं, उन थ्योरीज में क्या कहा गया है वो पढ़ते हैं, और इसके साथ ही हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि उन थ्योरीज की लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। क्रिटिसिज्म्स के ऊपर हमारा यहाँ पर फोकस होने जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से शिफ्ट होकर के हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 says व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये क्वेश्चन तो पता नहीं हम लोगों ने कितनी बार जनरल स्टडीज के अंदर भी कवर किया है, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर भी हम लोग कवर करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिंपल डेफिनेशन आपको यहां पर देनी थी। यू हैव टू लिस्ट व्हाट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड थ्योरी, द पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट दैट वी कैन गेन आउट ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पॉपुलेशन एज ग्रुप। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन एज ग्रुप में अगर हम देखते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन एज ग्रुप का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू दी नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ एल्डरली एंड चिल्ड्रन, तो वो हो जाता है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहां पर आप एग्जांपल जरूर दोगे, एग्जांपल दोगे, और एग्जांपल में इंडिया का ही नाम अगर सिर्फ लिखते हो तो वो तो सभी लिखेंगे। तो इंडिया के नाम के अलावा यू कैन लिस्ट अदर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आल्सो। पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश इज अ वेरी ब्राइट एग्जांपल ऑफ यूजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट। इंडोनेशिया, वियतनाम की यहां पर बात होगी, ठीक है। तो ये तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन आ गई। हाउ कैन द प्रेजेंट स्टेट, आज के समय, हाउ कैन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन बी कन्वर्टेड इनटू एन एसेट ऑफ द कंट्री। कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है तो ठीक बात है, लेकिन किस तरीके से उस प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन को हम इकोनॉमिक एसेट की तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसकी आपको यहां पर बात करनी थी। तो यहां पर आपको बात करनी थी अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इफ वी वांट दैट दिस यंगर एज ग्रुप और वर्किंग एज ग्रुप वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग। तो उसकी आपको यहां पर बात करनी थी, राइट। आपको यहां पर डिफरेंट डायमेंशंस टच करनी थी। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करती है। इसके बाद स्किलिंग होनी चाहिए डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट जॉब सेक्टर्स के लिए। और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, द टेक्नोलॉजीज फॉर द फ्यूचर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की यहां पर बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरीके का नेक्स्ट आने वाला है, ऑटोमेशन होने वाली है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके लिए हम किस तरीके से लोगों की स्किलिंग करेंगे। देन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में हमारा सिर्फ प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात नहीं होगी, इसके अलावा हम रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ केयर की बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरीके से इंप्रूव होगा, एग्जांपल के साथ, हर केस स्टडी के साथ कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना बड़ा है हमारे पास, लेकिन न्यूट्रिशन के लेवल्स अच्छे ना होने की वजह से जो लोग हैं वो उतने प्रोडक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए। न्यूट्रिशन की यहां पर बात होगी। न्यूट्रिशन के साथ साथ हम यहां पर सब्सटेंस अब्यूज की बात करेंगे, दैट वी हैव टू लिमिट द यूज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। किस तरीके से जो ड्रग्स हैं या अल्कोहल है या स्मोकिंग है, इतने जो अलग अलग तरीके के ऐसे कमोडिटीज है जिसकी वजह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हार्म होता है, उसको हम किस तरीके से रोकेंगे। एंड फाइनली वी आल्सो हैड टू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री, कि किस तरीके से कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उसको बढ़ावा देना है, कंट्री के अंदर इक्वालिटी, इक्विटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ये कुछ भी बातें हम फाइनली जो है लिख सकते थे in order to turn the population age group into a economic asset, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर है, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ साथ ज्योग्राफी क्योंकि ऐसा वास्ट और मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जिसका असर दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी पड़ता है, इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे और सोसाइटी पे, और उन सब्जेक्ट्स का असर ज्योग्राफी की स्टडी में भी पड़ रहा है। तो ये चीज अगर आप यहां पर दिखा सकते हैं तो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, draw a suitable sketch to name the major fishing grounds of the world, analyze the reason for a comparatively poorer developments of fishing grounds in tropical areas। अब यहां पर देखो suitable sketch पहले हमें बताना था, to name the major fishing grounds of the world। अब क्वेश्चन में अगर बोला है suitable sketch, तो suitable sketch के बिना, डायग्राम के बिना कैसे हमारी कहानी पूरी हो सकती है। suitable sketch अगेन बना रहा हूं मैं, वही आपका जो वर्ल्ड मैप का डायग्राम है, ठीक है। अब वर्ल्ड डायग्राम में हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, बहुत ही क्रूड तरीके से, दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ग्रीनलैंड, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जापान, आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट। अब ये हमारा वर्ल्ड है। अब इस वर्ल्ड में हमें बताना है मेजर फिशिंग ग्राउंड्स कहां हैं, और हर ओशन के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले अटलांटिक की अगर हम बात करें, दिस इज योर नॉर्थ अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड,
न्यू फाउंड आइलैंड के बगल में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड, वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल्स दोगे आप न्यूयॉर्क का, न्यू फाउंडलैंड का, बे ऑफ फंडी का, कि बहुत अच्छी यहाँ पर फिशिंग होती है। इसके बाद हम लोग जो ब्रिटिश आइल्स हैं, ब्रिटिश आइल्स यानी नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी हमारा बहुत रिच फिशिंग ग्राउंड डेवलप होते हैं। ये स्केच बनाने की सिर्फ यहां पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन में वी सी सच राइज फिशिंग ग्राउंड्स अलोंग हियर, जहां पर कोल्ड हमारा बेंगोला करंट फ्लो करता है। फिर बात आती है इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन में जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, यहाँ पे कोई रिच फिशिंग ग्राउंड हमें देखने को नहीं मिलता है। फिशिंग ग्राउंड्स आर सीन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। फिशिंग ग्राउंड्स आर सीन इन द साउथ ईस्ट चाइना सी, ओवर दी जापान एंड कोराइल बैंक्स, यहां पर हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन का रिच फिशिंग ग्राउंड है। और न्यूजीलैंड कोस्ट के ऊपर भी साउथ पैसिफिक ओशन का रिच फिशिंग ग्राउंड हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं हम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे, सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो हमारा पीरू कोस्ट है, वेरी रिच फिशिंग ग्राउंड। जो अलास्का का कोस्ट है, रिच फिशिंग ग्राउंड। दीज आर द एरियाज वेयर वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है। ये सारे एरियाज आपको डायग्राम के थ्रू बताने थे, और बनाने के बाद आपको ये भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो गई, आपको ये भी बताना था, फैक्टर्स मेंशन करने थे कि मेजर फिशिंग ग्राउंड्स बनते क्यों हैं। मिक्सचर ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर करंट्स, वार्म वाटर करंट्स, अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, टेम्परेट एंड सेमी टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी थी, ठीक है। इसके बाद एनालाइज द रीजंस फॉर कंपैरेटिवली पुअर डेवलपमेंट्स ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स इन द ट्रॉपिकल एरियाज, कि जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर कंपैरेटिवली अगर हम टेम्परेट एरिया से कंपेयर करें तो क्यों हमारे जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं या फिशिंग है उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है। तो यहां पर वेरियस हमारे फैक्टर्स आएंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर सबसे पहले, कि ट्रॉपिकल एरियाज में द वाटर टेम्परेचर्स आर मच हायर, वाटर टेम्परेचर हायर होते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं ओशंस के अंदर, एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। अब आप कहोगे कि सर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ट्रॉपिकल एरियाज में तो हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, बट जो ट्रॉपिकल एरियाज की प्रोडक्टिविटी यानी फिशिंग ग्राउंड्स की प्रोडक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर क्यों नहीं हो पा रही है, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर करंट्स हियर, जो कि ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच वाटर लेकर आते हैं, उनकी यहां पर ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। इस वजह से ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर सबसे पहले जो फिशिंग ग्राउंड्स की प्रोडक्टिविटी है कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में द सैलिनिटी लेवल्स आर मच हायर, बिकॉज ऑफ हायर सैलिनिटी लेवल्स इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑल्सो, जो हमारी फ्रेश वाटर या हमारी जो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि ज्यादा सलाइन वाटर को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, उनकी भी प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद बात आ जाती है कि जो डिमांड है इन ट्रॉपिकल एरियाज बिकॉज ऑफ हायर इंसोलेशन, द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज मच ग्रेटर, राइट। एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से डिमांड फॉर द फिशिंग प्रोडक्ट्स इज नॉट दैट ग्रेट इन द ट्रॉपिकल एरियाज, दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस। उसके बाद दोबारा एक बात आती है कि ट्रॉपिकल एरियाज में रेनफॉल इज मच मोर ग्रेटर, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी सेडिमेंटेशन हो रही है इन दी ओशन, ऑन दी ओशन कोस्ट, वो सेडिमेंटेशन ज्यादा है। इसकी वजह से भी जो कोस्ट के ऊपर जितना रिच फिशिंग ग्राउंड्स बनने चाहिए उतने रिच फिशिंग ग्राउंड्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मेंशन करनी थी कि क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में फिशरीज की डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पा रही है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंजेस इन दी करंट प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब ध्यान रखिए ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी बोथ अर्बन एंड रूरल, दोनों सेटलमेंट्स की यहां पर बात हो रही है, आर रिक्वायर्ड टू फेस द चेंजिंग क्लाइमेट एंड डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज इन सिटीज। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या चेंज हमें करने चाहिए प्लानिंग, मैनेजमेंट और गवर्नेंस में ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो चेंजेस क्या करने की जरूरत है जो कि हमें क्लाइमेट और डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज को झेलने में मदद करेंगे। अब यहां पे उन्होंने सिटीज बोल दिया है, तो यहां पर उन्होंने अर्बन सेटलमेंट्स की बात कर दी है, ऊपर इन्होंने सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात की थी। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इनिशियली अर्बन रूरल दोनों सेटलमेंट्स की बात कर सकता है, दैट अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स बोथ आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लानिंग, कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे डेवलप होगी। अब ये मॉर्फोलॉजी डेवलप रूरल सेटलमेंट्स के लिए होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्बन सिटीज के लिए हम पहले ही प्लान कर सकते हैं। मैनेजमेंट यानी कि सिविल सप्लाईज का वहां मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वेस्ट कलेक्शन से लेकर के सिविल सप्लाईज की डिस्ट्रीब्यूशन तक किस तरीके से वहां पर जो है मैनेजमेंट चल रही है ह्यूमन सेटलमेंट की। फाइनली गवर्नेंस, चाहे वो रूरल लोकल गवर्नेंस हो, पंचायती राज ग्राम सभा की बात हो, चाहे वो अर्बन गवर्नेंस हो जहां पर हम म्युनिसिपल काउंसिल्स कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, ये सारी चीजें पहले आपको यहां पर बतानी थी। उनमें चेंजेस क्या करने हैं, वो चेंजेस आपको सिर्फ सिर्फ अर्बन सेटलमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताने थे कि क्लाइमेट एंड डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं,
जो क्लाउड बर्स्ट की चांसेस हो गए, प्रोबेबिलिटीज हो गई, इंसिडेंस हो गई, वो बढ़ रही है। जो फ्लैश फ्लड सिटीज के अंदर आने लगे हैं, अर्बन फ्लडिंग होने लगी है, वो बढ़ गई है। अर्बन हीट आइलैंड बनने लगा है। ड्रॉट्स के केसेस में जो वाटर सप्लाईज हैं सिटीज के अंदर, वो काफी ज्यादा डिसरप्ट हो जाती हैं। अर्थक्वेक्स होते हैं, या फिर कोई दूसरी लैंडस्लाइड्स या फ्लड्स या ड्रॉट्स, ऐसी कोई दूसरी अगर वल्नरेबिलिटी आती है, तो उसके कारण भी जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो ज्यादा हार्म हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में, along with the government initiatives। चाहे वो अमृत की बात हो, राइट, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटीज का जो हमने मिशन चलाया हुआ है उसकी बात हो, इन एग्जांपल्स को ले लेकर के आपको प्लानिंग, मैनेजमेंट, गवर्नेंस तीनों के ऊपर चेंजेस की बात करनी थी। क्या चेंजेस हो सकते हैं? सोचिए, जनरल चेंजेस की यहां पर बात हो रही है। प्लानिंग में अगर हम बात करें तो हम यहां पर बात करेंगे जैसे स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट, हम इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ सकते हैं, लाइक स्पॉन सिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम प्लानिंग की और मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। द सिटीजंस और रेजिडेंट्स ऑफ दैट सिटी दे मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अच्छी जोनिंग होनी चाहिए कि क्या वल्नरेबल जोनिंग है अर्बन सेटलमेंट्स की, किस एरिया में किस तरीके के डिजास्टर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके हिसाब से हमें लैंड जोनिंग करके वहां पर रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस बनानी चाहिए रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस में किस तरीके से पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, अर्बन लोकल बॉडीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनके स्किल बिल्डिंग की जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए, और जो रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर्स हैं या फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जो मेजर्स हैं वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किए जाए। ऑल दीज थिंग्स दे कुड हैव बीन part of this particular answer, right? So next question, the last question of the day is the watershed planning related question। अब watershed की अगर हम बात करें, किसी भी साल के ऑप्शनल पेपर को अगर आप उठा के देखेंगे हिमाचल के, वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को लेकर के, चाहे वो वाटरशेड प्लानिंग हो, चाहे वो कैचमेंट एरियाज को लेकर क्वेश्चन हो, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्वेश्चन हो, चाहे वो वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को लेकर के क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे वाटर रिसोर्सेज और उनकी कंजर्वेशन से जुड़े हुए। अब डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वाटरशेड प्लानिंग विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिस्कस करने हैं दोनों जो सिक्के के दोनों पहलू हैं, फायदे नुकसान आपको बताने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देनी है कि वाटरशेड प्लानिंग होती क्या है, उससे पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी व्हाट इज अ वाटरशेड, व्हाई इज वाटरशेड प्लानिंग इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो वाटरशेड प्लानिंग के सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डेटा गैदरिंग होनी चाहिए, जियोफिजिकल सर्वेज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एलोकेट द वाटरशेड। उसके बाद पार्टिसिपेटरी एंड कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग वहां पर होना चाहिए कि किस तरीके से उन वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पर की जानी चाहिए। ये सारे फीचर्स आप पहले बताएंगे, फिर फायदे नुकसान बताएंगे। फायदे नुकसान क्या है कि फायदा सबसे पहले ये होगा कि वाटरशेड प्लानिंग अगर हम करते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड ऑल्सो द मोस्ट एफिशिएंट यूनिट जिसको यूज करके हम वाटर रिसोर्सेज की कंजर्वेशन प्लान कर सकते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल इन दैट वाटरशेड दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस में हम बात करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उस रीजन के, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो वहां की इंडस्ट्री हो, चाहे वो वहां के लोकल रेजिडेंट्स हो, फार्मर्स हो, या फिर सिविल सप्लाई वर्कर्स हो, किस तरीके से उनकी लाइफ्स जो है वो बेटर हो जाती हैं विद मोर एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इफ वी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट दी वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट में फिर आपको ये भी बताना था कि डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से वाटरशेड प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं, दिस कुड लीड टू डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द एरिया। एक लार्जर कैचमेंट एरिया के ऊपर, लार्जर वाटरशेड के ऊपर अलग अलग एरियाज में जो डिसीजन मेकिंग है वो हो सकता है कि यूनिफॉर्म ना हो, वो हो सकता है कि आपस में कोऑपरेट ना कर रही हो। तो इस तरीके के कुछ डिसएडवांटेजेस आपको लिखने थे। ऑल्दो आई एग्री, डिसएडवांटेजेस यहां पर ज्यादा नहीं आप लिख पाओगे क्योंकि हम पढ़ते नहीं है अबाउट वाटरशेड प्लानिंग। मोस्ट ऑफ अस वी स्टडी इज कि फायदे क्या है वाटरशेड प्लानिंग के, हमें वाटरशेड प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, वाटरशेड प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, नुकसान क्या है। नुकसान कोई ऐसा नहीं है, तो नुकसान एक दो पॉइंट्स लिखने के बाद आप कंक्लूजन इस तरीके के लिख सकते थे कि इफ वाटरशेड प्लानिंग इज नॉट डन इफेक्टिवली और नॉट डन इन अ रैशनल ऑब्जेक्टिव मैनर, तो उससे हमारा जो वाटरशेड प्लानिंग का, हमारे जो वाटर कंजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन एंड कर सकते थे, राइट। सो दीज आर द 8 क्वेश्चंस व्हिच आर पार्ट ऑफ द पेपर 1। और पेपर 1 को अगर मैं एक नटशेल में आपके सामने समराइज कर दूं तो वो समराइजेशन ये है, फिजिकल ज्योग्राफी अगेन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है ओवर ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्यादातर मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने भी फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, और अगर स्किप किया होगा तो इन लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया होगा। उसके बाद क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आए हैं वो ही रिपीटेड टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, चाहे वो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, फ्लड हो। एक क्वेश्चन पक्का हमारा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को लेकर आता है, और उसमें भी खासतौर पे जो रिवर्स के द्वारा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन हो रही है, उससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ओशन करंट्स, टाइड्स, इनसे जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, वैसा क्वेश्चन हमें यहाँ भी देखने को मिला है। फिशिंग ग्राउंड्स,
फिशिंग ग्राउंड्स 2019 के बाद दोबारा रिपीट हुआ है, तो फिशिंग ग्राउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि फिशिंग ग्राउंड्स एक बहुत फेवरेट टॉपिक उभर के आया है पिछले 2 सालों के अंदर। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम तैयार करके अगर ऑप्शनल एग्जाम में जाते हैं तो बहुत इजीली हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ऑप्शनल पेपर के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अर्बन गवर्नेंस, अर्बन इश्यूज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है, और वाटरशेड प्लानिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वाटरशेड प्लानिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलता है। Right. So in essence, this year paper 1 was not a very difficult paper, nor very easy paper, लेकिन लेंदी पेपर था, लेकिन अगर आपने मन खोल के तसल्ली से तैयारी करके वहां गए थे और लिखा था आंसर्स को, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम्स, मैप्स अगर आपने अच्छे से बनाए थे तो आप वहां पर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर द पेपर 1। अब पेपर 2 जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पेपर था, इसके एनालिसिस करने के लिए आई विल इनवाइट कुलदीप सर, वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम पेपर 2 को अप्रोच कर सकते थे। थैंक यू सर। हेलो ऑल, अभी आप लोगों ने सुनी निशांत सर से पेपर 1 की एनालिसिस, और अगेन उन्होंने आपको बहुत सही बताया कि पेपर 1 जो था काफी अच्छा पेपर था। जिस बच्चे ने काफी तैयारी करी होगी, पूरे साल मेहनत करी होगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे पीवाईक्यू की एनालिसिस के बाद, उसको पेपर ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आप लोग एनालिसिस प्रॉपर करके जाएं, उसके साथ साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट। पेपर वॉज लेंथी, पेपर 1 वॉज लेंथी, नो डाउट रिपीटेटिव थीम थी हमारे एग्जामिनेशन में, लेकिन पेपर लेंथी था और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको चाहिए थी। तो पेपर 1 की एनालिसिस हमने सुनी पूरी निशांत सर से। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 भी हमारा मोर ओवर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं की लाइन पर था। कुछ थीम्स हमें रिपीटेटिव देखने को मिलती हैं, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमारे अभी भी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उन टॉपिक्स को नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेपर जो 2 था ये भी पेपर 1 की तरह ना तो बहुत ईजी था और ना ही बहुत टफ था। जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी होगी उसके लिए पेपर थोड़ा अच्छा लगा होगा, जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी होगी दोस्तों वो यहाँ पर कई बार मार खा सकता है, ऐसा यहाँ पर फील होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके की हमारी पेपर 2 की डिमांड थी, हम एनालिसिस करेंगे पूरी। नो डाउट दोस्तों मेरा जो फोकस रहेगा वो क्या लिखना था इस पे कम रहेगा और कैसे लिखना था इस पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप लोग कंटेंट बहुत अच्छा जानते हैं, आप एग्जाम देकर आए हैं या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक प्रोसेस में हैं, तो यू मस्ट नो वेरी वेल कि मुझे एक्चुअल में लिखना क्या है। लेकिन दोस्तों सिर्फ कंटेंट आपके मार्क्स नहीं लेकर आते हैं, आपके मार्क्स लेने के पीछे कंटेक्स्ट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, राइटिंग स्टाइल होता है, ग्रामर होती है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे पेपर के एनालिसिस में। देखिए पेपर 2 ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट टू टफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम है वो कॉपी हुई है, और अब हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं हर एक क्वेश्चन की। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिए गए हैं और हर एक पार्ट पर आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन था द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालयस, डिस्कस द स्टेटमेंट। अब यहां पर जैसा आपको निशांत सर ने बताया कि वी आर हैविंग अ 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग, और जब भी आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लेने हैं। तो यहां पर एक कीवर्ड है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, आपको इस पे अपने आंसर को फोकस रखना ही रखना है। अगर आप इस कंटेक्स्ट से बाहर जाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। देन द गिफ्ट ऑफ हिमालय, और ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब क्या है कि आपको अपने व्यूज देने कि हाँ जो हिमालयस हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में। अब यहाँ पर आपके पास कंटेंट अगर है तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। आप बताएंगे सबसे पहले कि जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है इनमें आता क्या है, ठीक है, इनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है। हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम की, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेट प्लेन्स के बनने में इन तीनों रिवर सिस्टम और इनकी ट्रिब्यूटरी का बहुत बड़ा रोल है। और फिर हम इस क्वेश्चन को लिंक करेंगे विद द मेन सेकंड कीवर्ड जो है हमारा गिफ्ट ऑफ हिमालयस। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए था। जो आपका इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन में, जो आपका इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन में, यहां पर आप सबसे पहले मेंशन करेंगे कि हिमालयस एंड जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं इनकी बाउंड्रीज के बारे में, इनकी लोकेशंस के बारे में, क्योंकि यहां पर आपको एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैप इज मस्ट इन दिस पर्टिकुलर पेपर। और जैसे ही आप मैप बनाएंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज है, आपको जनरल नॉलेज नहीं है। और ऑप्शनल के पेपर में आपकी जनरल नॉलेज अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हल्का सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अपनी ज्योग्राफी की जो नॉलेज है वो आपको शो करनी पड़ेगी। तो आपने हिमालयस के बारे में बताया,
और आपने ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया। फिर आप बताएंगे कि किस तरीके से हम कहते हैं और क्यों कहते हैं कि जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं वो गिफ्ट हैं हिमालयस के। देखिए हिमालयस की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स इनमें आती हैं 14, हम कहते हैं कि 14 ऐसी माउंटेन्स हैं हिमालयस में जिनकी हाइट 8000 से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्नो बाउंड देखने को मिलता है पूरा हिमालय, ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे, और जो हमारे प्लेन्स हैं इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है हमारा हिमालय। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हिमालयस हैं ये स्नो बाउंड है। ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और कहीं ना कहीं जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है जो इस रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं हिमालय पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज से क्या आता है, हमारा एग्रीकल्चर आता है, डिफरेंट डिमांड्स आती हैं वाटर से जुड़ी हुई, उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज है, लाइवलीहुड ऑप्शंस है, वो सारे कहीं ना कहीं हमारे वाटर रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। तो जो हिमालयस हैं सबसे मेन काम क्या कर रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरिनियल वाटर सोर्सेज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सतलुज रिवर सिस्टम की, अगर हम बात करें इंदस रिवर सिस्टम की, अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम की, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो सारी ही जो रिवर हैं कहीं ना कहीं हमें ईयर लॉन्ग जो वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इंडियन ग्रेट इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, खासकर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में, वो इस पूरे वाटर रिसोर्सेज से हमारी सस्टेन हो रही है। उसके बाद जो सबसे मेन एक और ज्योग्राफिकल एडवांटेज है हमें हिमाचल का, जो आप लोगों को मिस नहीं करना था, वो है क्लाइमेटिक डिवाइड। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हिस्सा है, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा एक कोल्ड वाला रीजन है, ज्यादा क्या कहते हैं पोलर टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट है। तो अगर हमारे पास एक क्लाइमेटिक डिवाइड नहीं होता इन दी फॉर्म ऑफ हिमालयस, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो इस टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल प्लेन है, वो नहीं होता। हमें वहां पे एरिडिटी देखने को मिलती, थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता, विंटर टू हार्श देखने को मिलती, समर बहुत ज्यादा खतरनाक देखने को मिलती। तो ये जो क्लाइमेटिक डिवाइड हिमालय हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसके इमेंस बेनिफिट हैं। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लाइमेट में एक पॉइंट और जो मेंशन करना चाहिए था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो ज्योग्राफी में काफी अच्छा माइंड रखते हैं उनको ये पॉइंट पक्का आना चाहिए था कि कहीं ना कहीं जो मॉनसून इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, साउथ वेस्ट मानसून इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, उसके पीछे भी हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन होने चाहिए थे। पहले आपने बता दिया वाटर रिसोर्सेज, सेकंड आपका आना चाहिए था क्लाइमेटिक डिवाइड। ठीक है, क्योंकि हिमालय हमें क्लाइमेटिक डिवाइड दे रहा है और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ का हार्श क्लाइमेट है उससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रिवेंट कर रहा है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये रिवर सिस्टम है, जो अगेन वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट हैं जो कैरी कर रहे हैं फ्रॉम दी लॉफ्टी माउंटेन्स टू दी प्लेन्स। अगर हम बात करें हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, जो रिवर सिस्टम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सबो लेक हो गई, फॉर एग्जांपल जो हमारी बहुत सारी ऐसी एस्चुरीज हैं या फिर हमारे डेल्टाज हैं, वो हमारे रिवर सिस्टम बनाते हैं। तो इनकी वजह से जो नीचे वाला लैंड है वो काफी फर्टाइल हो गया है। अगर हम कोसी की बात करें, अगर हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करें, तो इनके आसपास वाला जो दोआब वाला रीजन है, जो दो रिवर्स के बीच का जो रीजन है, इट इज वेरी फर्टाइल और एल्यूवल सॉइल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है वो मानी जाती है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस अगर हम बात करें हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, लगभग इंडिया की 60% पॉपुलेशन रिजाइड करती है इन पर्टिकुलर एरियाज में। तो उनको सर्व करता है ये प्लेन, और उसके पीछे हिमालयन की जो रिवर हैं और उनके द्वारा लाया गया वाटर या सेडिमेंट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर में आपके दिखना चाहिए था, ये वर्ड आपके आंसर में बार बार आने चाहिए थे। और अगर हम एक कंप्लीट आंसर की बात करें दोस्तों, तो वहां पर आपका मैप पक्का आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाई राइस इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ रिवर डेल्टास इन इंडिया। देखिए बहुत ही सुनी सुनाई लाइन है, बार बार सुनते हैं, लेकिन जब ऐसी लाइन पर 250 वर्ड लिखने होते हैं तो हमें पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो यहां पर आपने थोड़ा लॉजिकली सोचना है। आपने सबसे पहले सोचना है कि राइस किस तरह की क्रॉप है। राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है, इसके लिए काफी वाटर चाहिए होता है। उसके साथ साथ राइस किस क्लाइमेट में उगती है। अगर हम जनरली राइस की बात करें तो एक ट्रॉपिकल या खरीफ क्रॉप ये मानी जाती है। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या है, जो समर सीजन में आपकी ग्रो की जाती है। और राइस के लिए आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है या रेनफॉल की अगर मैं बात करूं तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होनी चाहिए। तो वाटर की अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइस की कल्टीवेशन में। ठीक है, तो आपने अगर इस तरीके से सोचा है तो आपको क्वेश्चन अब इजी लगना शुरू हो जाएगा, आपके पास अपने आप पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो मैं सबसे पहले राइस की बात करूंगा। कीवर्ड है क्रॉप ऑफ रिवर डेल्टा, एक कीवर्ड है। तो आप यहां पर बताएंगे
कि राइस एक खरीफ क्रॉप है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप मानी जाती है और ये उगाने के लिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रॉप ऑफ रिवर डेल्टास बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फिर आपको 1 2 3 4 करके रीजन देने पड़ेंगे। देखिए, रिवर डेल्टास की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो हुगली वाला डेल्टा है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, उसके साथ साथ जो हमारे गोदावरी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, जितनी भी हमारी रिवर सिस्टम है, खासकर जो पेनिसुलर इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, वो डेल्टास बनाती हैं। और इन रीजन में अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, राजा मुंदरी वाले रीजन की बात करूं, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा राइस कल्टिवेटेड होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर हम साल में मल्टीपल टाइम्स राइस उगा सकते हैं। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो आपने ओस, अमन एंड बोरो सुना होगा। ठीक है, सुना ना टर्म आपने, ओस, अमन एंड बोरो। अब इस टर्म का मतलब क्या है कि आप साल में 3 पैडी क्रॉप्स उगाते हैं। अब देखिए, ये सिस्टम आपको कहां मिलेगा? ऐसे एरिया में मिलेगा जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर। तो वो क्लाइमेट हमें कहां पे देखने को मिलता है? रिवर डेल्टास में। ठीक है, एक और खास बात क्या है कि यहाँ पर जो रिवर का हमें जो रिवर की माउथ है वो सबसे ज्यादा वाइड हमें देखने को मिलता है। तो आप लार्ज एरिया में वाटर की सप्लाई देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका एग्रीकल्चर है, जो राइस कल्टीवेशन है, वो सिर्फ मानसून डिपेंडेंट नहीं रहती, जैसा कि हम पंजाब एंड हरियाणा के केस में देखते हैं। ठीक है, एक और खास बात क्या है जो आप मेंशन कर सकते थे, जो इनडायरेक्ट है, कि इस एरिया में जो हमारा कोस्टल वाला एरिया है, रिवर डेल्टा वाला एरिया है, यहाँ पर जो हमारी राइस है वो स्टेपल डाइट है। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, मेजर फूड क्रॉप है और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं पंजाब एंड हरियाणा की, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न इंडिया की, तो हम जनरली कहते हैं ना कि यहाँ पर व्हीट एंड बार्ले की, व्हीट एंड राइस की कंजप्शन आप कम करके मिलेट्स की कंजप्शन बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रोटीन वाली डाइट है, लेकिन राइस को रिप्लेस करने वाली ऐसी कोई स्टेपल क्रॉप हमारे पास नहीं है इन दी कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर लिखने थे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ब्रिंग आउट द ट्रेंड्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, आप लोग सब इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ के गए थे, लेकिन आंसर को प्रेजेंट कैसे करना था, कैसे इस आंसर को डिफरेंट बनाना था एक एवरेज बच्चे के आंसर से। देखिए, ज्योग्राफी इज एन आर्ट। ठीक है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक पूरा आर्ट है। यहाँ पर आपको अपने अंदर का जो ज्योग्राफर है वो निकालना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं अपने कंटेंट को प्रेजेंट करूं कि जो बच्चा, जो एग्जामिनर मेरा पेपर चेक कर रहा है, वो मुझे बोले कि तू इन बच्चों से अलग है। ठीक है, तो यहां पर जब आप सोचते हैं कि चेंजिंग ट्रेंड्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चेंज हो सकते हैं। क्या फुटफॉल की जो लोग आ रहे हैं, जितने पैर हिमाचल में पड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना टूरिस्ट फुटफॉल, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तो वो एक ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो ट्रेंड्स में मेरे पास कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट मेरे पास हो सकता है ट्रेंड में कि जो फुटफॉल है क्या वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? फुटफॉल, ठीक है, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप ये मेंशन करेंगे। सेकंड बात कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो शिमला एक बहुत बड़ी टूरिस्ट की डेस्टिनेशन मानी जाती थी, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो शिमला को रिप्लेस करा है और बहुत सारी डेस्टिनेशंस ने। अब शिमला ही अकेली ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहां पर हमें हर साल सैलानी देखने को मिलते हैं। शिमला के साथ साथ कुल्लू, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी हैं। तो आपके हॉटस्पॉट्स का जो ट्रेंड है वो भी चेंज हुआ है। पहले कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही लोग आते थे, अब जो लोग हैं वो उन लोकेशन के साथ साथ कुछ और लोकेशंस पे भी आने लगे हैं। उसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट ट्रेंड में आएगा वो क्या आएगा कि जो आपके सीजन हैं घूमने वाले, क्या वो चेंज हुए हैं? जैसे पहले क्या होता था कि जनरली जो हमारे गर्मियों के सीजन होते थे नॉर्थ में, अगर हम बात करें मई महीना से लेकर सितंबर महीना, तो यहां पर हमें जो टूरिस्ट थे वो पहाड़ों की तरफ आते हुए दिखते थे कि लोग पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि प्लेन्स में काफी गर्मी पड़ रही है, और अगर आपके प्लेन्स में गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी मॉडरेशन के लिए हम पहाड़ों पे चलते हैं घूमने। तो ये हमें पहले बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या है कि अब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने भी कहां पर आ रहे हैं? शिमला आ रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने भी कहां जा रहे हैं? कसौल जा रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने भी कहां जा रहे हैं? धर्मशाला जा रहे हैं। ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, बर्फ देखने जा रहे हैं, स्नो पड़ती हुई देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों सीजन के जो आपका रेशियो है, पहले के सीजन में आते थे और अब के सीजन में आते हैं, उनमें भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, ट्रेंड में चेंज आया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप ऑफ टूरिज्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अगर हम बात करें
तो लोग घूमने आते थे। बेसिकली इको टूरिज्म हम एक टर्म यूज करेंगे जिसके लिए ज्यादा लोग आते थे। लेकिन अब पहले रिलीजियस टूरिज्म भी काफी ज्यादा था। लोग ज्वाला जी के टेम्पल आते थे, चिंतपूर्णी आते थे, ठीक है, नगरकोट आते थे, कांगड़ा देवी आते थे, चामुंडा जी जाते थे। तो लोग घूमने आते थे रिलीजियस पर्पज के लिए ज्यादा। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस के साथ साथ इको टूरिज्म, ट्रैकिंग, इन सब के लिए भी आते हैं। तो टाइप ऑफ टूरिज्म में भी चेंज आया है। अगर आप इन चारों डायमेंशन में, इसके अलावा मुझे पक्का पता है कि आप में से कोई बहुत होशियार भी होगा जिसने पांचवी डायमेंशन भी सोची होगी। अगर आपने अपना आंसर अच्छा बनाना था, अगर आपके पास जो डाटा है उसी को आपको बेटर तरीके से प्रेजेंट करना था, तो दोस्तों इन चार एस्पेक्ट पे अपनी डिस्कशन कर सकते थे। और नो डाउट कोविड-19 का आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा एक एग्जांपल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो काफी हमारी डाउन साइड पे इस टाइम हिमाचल प्रदेश में। तो कई बार हमें जो लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिलती है सिरमौर वाले एरिया में, नाहन वाले एरिया में, वहां से हमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो कम होता हुआ दिखता है फिर उसी रीजन की वजह से। ठीक है, वो आप एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। वापिस आते हैं अपने पेपर की तरफ। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज may lead to social conflicts and dispute elaborate with suitable example। देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये पता था कि वाटर रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं या जो पॉल्यूट हो रहे हैं या जो कंटेमिनेट हो रहे हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा पक्का हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा है कि जो डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज है दे आर लीडिंग टू सोशल कंफ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। देखिए अगर मैं डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज की बात करूं तो इंडिया में हमें विजिबल इंपैक्ट देखने को मिलते हैं डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज के। क्यों? पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में लड़ रहे हैं ऑन कावेरी वाटर डिस्प्यूट। क्यों? हरियाणा और पंजाब में सतलुज एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है। ठीक है, क्यों आपके जो गंगा वाले रिवर स्टेट्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों गोदावरी में या महानदी के रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये सब एग्जांपल हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट के जो आपके इंडिया में फेडरल इश्यूज बन रखे हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसके साथ साथ आपका एक मेजर एग्जांपल जो अभी लेटेस्ट भी है वो ये है यमुना के पॉल्यूशन का। अब वाटर रिसोर्सेज कम है, लोग डिपेंडेंट हैं यमुना की वाटर पर, तो जैसे ही यमुना एक लेवल से ज्यादा पॉल्यूटेड होती है तो केजरीवाल जी हल्ला मचाते हैं। वो कहते हैं कि ये यमुना हरियाणा से आ रही है तो हरियाणा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वाटर रिसोर्सेज एक ऐसा एक एरिया है जहां पर अगर इशू बढ़ा तो ये कंफ्लिक्ट लेकर आगे ही आएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन रहती है, 16 से 17% पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ पर वर्ल्ड के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज जिनको हम यूज कर सकते हैं, उनका सिर्फ 3% हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए आपके पास सिर्फ इतना वाटर रिसोर्स है और उसका भी बहुत ज्यादा हमें मिसयूज देखने को मिलता है, उसमें हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है, उसका भी हमें इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर यूज देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस पे कंफ्लिक्ट पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और यही पॉइंट आपके आंसर में आने भी चाहिए थे। अगर मैं बात करूं राजस्थान में, अगर मैं बात करूं गुजरात में, अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा की बात भी करूं तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि एक गांव में एक ट्यूबवेल होता था, उस ट्यूबवेल से आसपास के सारे खेत सर्व हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वाटर का लेवल डाउन जाता जा रहा है, ठीक है, और लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं पानी देने के लिए, तो हर आदमी अपना ट्यूबवेल लगा रहा है, इसकी वजह से और जो रिसोर्स क्रंच है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको यही अपने आंसर्स में एग्जांपल के साथ बताना था। आपके आंसर में यहाँ पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट पक्का आना चाहिए था, महानदी वाटर डिस्प्यूट आना चाहिए था, सतलुज के ऊपर जो डिस्प्यूट है हरियाणा एंड पंजाब का वो आपका पक्का आना चाहिए था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये चारों क्वेश्चन आपके कंपलसरी थे, इनके आंसर आपको लिखने ही लिखना था। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर इस बार आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। आप इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। कोई ऐसी टर्म नहीं थी जहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक नॉलेज ही चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है काफी। डिस्कस द रोल ऑफ स्पेशल पैटर्न ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर इन द डिलिमिटेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस इन इंडिया। देखिए आपसे पूछा गया है कि जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्पेस के साथ जो चेंज होता है रेनफॉल पैटर्न या फिर टेम्परेचर पैटर्न, उसकी किस तरीके से हम मदद लेते हैं इन दी डिलिमिटेशन या इन दी डिलिनेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस इन इंडिया। देखिए अगर आप लोगों को कोपन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट की याद है तो आप इस क्वेश्चन को पक्का स्ट्राइक कर लेंगे। कोपन ने कौन से दो मेन पैरामीटर पे अपनी पूरी क्लासिफिकेशन करी है? उसने जो हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप बनाए थे, ठीक है, वहां पर उसने कौन सी मेजर दो पैरामीटर को लेकर पूरी क्लासिफिकेशन करी है? आप में से अगर किसी बच्चे को याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और जैसे ही वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा उसका क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि उसने टेम्परेचर और उसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन को मेजर पैरामीटर माना था इन द डिलिनेशन ऑफ द क्लाइमेटिक रीजंस। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर इंडियन क्लासिफिकेशन को कोपन की यूज करना था अपने आंसर को प्रेजेंट करने में।
और उससे भी सोने पे सुहागा क्या होता कि आप यहाँ पर मैप बना देते। देखिए, अगर मैं कोपन क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वहां पर उसने लिंक किया था वेजिटेशन को विद क्लाइमेटिक टाइप, और वेजिटेशन को जब वो क्लाइमेटिक टाइप से लिंक कर रहा था तो वो दो मेजर क्लाइमेटिक पैरामीटर को यूज कर रहा था, टेम्परेचर को और प्रेसिपिटेशन को। उसके बेसिस पर उसने अपनी पहली क्लासिफिकेशन दी, और उसी क्लासिफिकेशन को हम इंडिया के क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड करने में भी यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, अगर उसका फोर्थ चैप्टर पढ़ा है क्लाइमेटिक टाइप वाला, तो आपको क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर बीच में बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम हिमाचल प्रदेश का ये ज्योग्राफी का ऑप्शनल का पेपर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी बेस बनती है। आप लोगों को लगेगा कि सर एनसीईआरटी काफी जर्नल है, ठीक है, हम उसको क्यों पढ़ें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपका बेसिस है, उसके ऊपर अगर आपने खुल्लर या सविंदर सिंह या माजिद हुसैन को यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपके पास और पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट प्लेटफॉर्म आपका किसका बना होना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी का। तो जो हमारी फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का, वहां पर इंडिया की जो क्लाइमेटिक डिलिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर कर रखी है और कोपन क्लासिफिकेशन बता रखी है। आई होप आप लोगों ने देखी भी होगी। मैं आपको हल्का सा एक आइडिया देता हूं, अगर आपको याद आ जाए, कि वहां पर जैसे बता रखा है ना कि जो हमारा ये वाला एरिया, यहाँ पर हमें AMW देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें AS देखने को मिलता है, ठीक है। ये AS मतलब क्या है कि मानसून विद ड्राई समर, ठीक है। तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर हमें विंटर में मानसून देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मानसून विद ड्राई समर है, ठीक है। ड्राई समर का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं है, ठीक है। और समर का मतलब क्या है कि हॉट है। जनरली जब मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, जब मैं टेम्परेचर पे इंडिया को डिवाइड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, या तो हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, या फिर हमारा मॉनसूनल है। और जब मैं टेम्परेचर के साथ साथ प्रेसिपिटेशन को जोड़ूंगा, प्रेसिपिटेशन में मैं किसकी बात करूंगा कि या तो बहुत हाई प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, या थोड़ा मॉडरेट है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल है, या फिर लेस देन 100 बट ग्रेटर देन 50 हमारा रेनफॉल है, या फिर लेस देन 50 है। तो यही मेरे पास कुछ पैरामीटर रहेंगे ना, इसके बेसिस पे ही मैं इंडिया की क्लाइमेट को डिलिनेट करूंगा ना। तो यहाँ पर मैं जैसे एस बोल रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं गंगा के लिए CWG यूज करता हूँ, गंगेटिक क्लाइमेट यूज करता हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लिए मैं DFC यूज करता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें जो विंटर है वो काफी चिली देखने को मिलती है विंटर। यहाँ पर हमारा जो क्लाइमेट है वो गंगेटिक क्लाइमेट है, स्पेशल टाइप का क्लाइमेट है। अगेन कैसे बनाया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर BSH एंड BWHS है, अगर हमारा ये क्लाइमेटिक टाइप आती है कूपन की, तो यहाँ पर मैं स्टेपीज एंड ड्राई क्लाइमेट जो बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है और मानसून भी नहीं होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट भी नहीं है। तो यही आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करना था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं आपको ये बार बार रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपकी आधी जो टेंशन है वो आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑफ ऑल दी नेचुरल कैलेमिटीज ड्रॉट एंड फ्लड्स हैव अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट, इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। देखिए, यहां पर आपके मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आपके यहां पर कम कीवर्ड्स हैं, यहां पर आपका पहला कीवर्ड है नेचुरल कैलेमिटीज। आपको कहीं ना कहीं जो अपना 20 मार्कर क्वेश्चन है, यहां पर नेचुरल कैलेमिटी के ऊपर 2 से 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी। आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैलेमिटी को हम नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं। एक अच्छा आंसर वो ये दोस्तों कि आप सीधे पॉइंट पे नहीं आए, आपने क्वेश्चन की हर एक डिमांड को मीट किया, आपने क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को मीट किया, उसके बाद आपने पूरे पॉइंट्स को मेंशन किया, ठीक है। तो नेचुरल कैलेमिटीज, देन ड्रॉट, फ्लड्स, इंडियन इकोनॉमी, यहां पर सोशल लाइफ की बात नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपको हर एक पॉइंट के बाद एग्जांपल देना है। अगर एग्जांपल नहीं दोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन की बेस्ट शुरुआत क्या होगी। देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को बोलूंगा कि इस क्वेश्चन में आप किसी रिपोर्ट को मेंशन करो। आप ग्लोबल क्लाइमेटिक जो रिस्क रिपोर्ट है 2019 की या 2020 की लेटेस्ट, उसको मेंशन करो। आप इंडिया का रैंक बताओ उसमें, और बताओ कि जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो कितने % इंडिया को इंपैक्ट करती हैं और कितना उनका रोल है इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करने में, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं अगर ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क रिपोर्ट जो है 2019 की फॉर एग्जांपल, अगर उसका एग्जांपल दूं मैं आपको, तो यहां पर इंडिया का रैंक जो 14th बताया गया है, मतलब इट इज वन ऑफ द हाईली वनरेबल कंट्रीज टू द नेचुरल कैलेमिटीज। और नेचुरल कैलेमिटीज इंडिया में कौन कौन सी आती है, आपकी सेकंड लाइन बननी चाहिए थी कि इंडिया इज अफेक्टेड बाय फ्लड्स, ड्रॉट्स,
साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, ठीक है, ये सबसे मेजर आपके आएंगी। उसके अलावा आप अदर्स कर सकते हो, ठीक है, अदर स्मॉल जैसे ग्लेशियल लेक्स, आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो ये आपकी मेजर आएंगी। फिर आप बोलोगे कि इनमें भी फ्लड एंड ड्रॉट का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा है। देखिए, अगर आप इसी रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हो तो वहां पर बोला गया है कि आउट ऑफ ऑल दी नेचुरल कैलेमिटीज इन इंडिया, फ्लड्स सबसे ज्यादा 63% इंडियन पीपल को अफेक्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आपकी साइक्लोन आती है 15% और 5% आपका ड्रॉट आता है, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन की बिगनिंग है। अब एग्जामिनर को बता रहे हो कि देखो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आ रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, ज्योग्राफी का मजा यही है, अगर आप सीधा कंटेंट पेना शुरू हो जाओगे, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड आंसर। और ये आर्ट आपको बहुत मुश्किल से आएगी, मुझे भी काफी टाइम लगा है, ठीक है। तो हमने अपना आंसर प्रेजेंट कर दिया, हमने बता दिया कि हम किस तरीके से आंसर को शुरू कर रहे हैं। फिर आपको बताना है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है ड्रॉट का और फ्लड का। और मैं कोशिश आपको यही करूंगा करने की कि आप दोनों को अलग अलग एड्रेस करो, ठीक है। अगर मैं ड्रॉट की बात करूं तो इंडिया की जो GDP है उसको लगभग 3% हर साल अफेक्ट करता है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया में ड्रॉट का जो इम्पैक्ट है वो सडन तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी हमें उसका जो इम्पैक्ट है वो इन दी फॉर्म ऑफ डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। इंडिया में ड्रॉट का इम्पैक्ट इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जो ड्रॉट है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, और एग्रीकल्चर इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका एक मेजर प्लैंक है, लाइवलीहुड का सोर्स है। तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। जब भी ड्रॉट आता है तो सरकार को पहली बात तो कि जो उसने लोन दे रखे होते हैं वो माफ करने पड़ते हैं, लोन वेवर करना पड़ता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। उसके साथ साथ एक रिलीफ पैकेज भी देना पड़ता है, नई रिलीफ भी देनी पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। तो जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं या फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो अफेक्ट होता है। तो ये आपके आंसर में आना चाहिए। अगेन, फ्लड्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लड्स जो हैं वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, लाइवलीहुड को अफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, और उनका भी जो इम्पैक्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों देखने को मिलता है। फ्लड्स आके चले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सारा खराब हो जाता है, बीमारियां फैलती हैं जिसके ऊपर खर्चा आता है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट अगर आप एक लिंक करके प्रेजेंट करो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल हर एक पॉइंट पे देना है आपको। रिसेंट केरला फ्लड का एग्जाम्पल देना है। लगभग उन्होंने 700 करोड़ रुपए एक जगह से मांगे हैं, 3000 करोड़ रुपए उन्होंने सेंटर से ग्रांट मांगी है। तो ये इकोनॉमी पे बर्डन है। ये पैसा ऐसा नहीं कि हम छाप देंगे और ये यूज दे दिया केरला को, ये पैसा कहीं और जो खर्चा है वो कम करके यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट में हमारी बहुत बड़े एक टेंशन बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिव एन अकाउंट ऑफ geographical conditions responsible for the development of different types of rural settlements in India। आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस बतानी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। दोस्तों, अगेन आप अगर मेरी बात पे ट्रस्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी की लैंग्वेज से काफी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसको आप पढ़ चुके हैं तो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा एक 400 वर्ड का आपको आंसर देखने को मिलेगा, प्रॉपर आंसर बना ही हुआ है। देखिए, जब मैं रूरल सेटलमेंट की बात करता हूं खासकर इंडिया में, तो इनके बनने में बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें ज्योग्राफिकल फैक्टर भी एक है, उसके साथ साथ कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्योरिटी फैक्टर। तो इंडिया में जितनी भी रूरल सेटलमेंट हैं वो इन 3 फैक्टर्स के अराउंड आपकी बनती हैं। अगर मैं बात करूं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की, जिनको हम एग्लोमरेट सेटलमेंट्स भी बोलते हैं, अगर मैं बात करूं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की, अगर मैं बात करूं हेमलेट्स की, अगर मैं बात करूं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की, तो इन सभी टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में कहीं ना कहीं हमें ज्योग्राफी, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर इन सबके रोल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो ज्योग्राफी की बात आती है, देखिए पहले एग्जामिनर को ये पक्का बताएंगे कि नॉट ओनली द ज्योग्राफिकल फैक्टर बट आल्सो सम अदर फैक्टर्स लाइक कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, लाइक द सिक्योरिटी फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द settlements distribution in India and yeah, in the formation of different types of rural settlement in India। आप ये मेंशन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि जो कल्चरल जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं इनमें भी कौन कौन से फैक्टर हैं, आपको अंदर जाना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करूं तो सबसे पहला आता है एल्टीट्यूड, दूसरा आता है आपका, अगर मैं बात करूं वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, तीसरा क्या आएगा आपका टेरेन कैसी है, ठीक है, उसके अलावा आपका जो सॉइल टाइप है, या फिर अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी वगैरह की, जो डिफरेंट लाइवलीहुड से रिलेटेड ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर।
तो ये आपके 4 से 5 फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं विद इन दी ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो इंडिया में रूरल सेटलमेंट को क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं या फिर उनकी बनने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इससे सिक्योरिटी फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। वाटर अवेलेबिलिटी, अगर मैं इंडिया के वेस्टर्न गांवों की बात करूं, जो राजस्थान के गांवों की बात करूं, आपको एक जगह पे बहुत बड़ा गांव देखने को मिलेगा और जनरली वो गांव जो है वो तालाब के किनारे पर होता है और वो पूरे गांव की नीड को सर्व कर रहा होता है। फिर आपको दूसरे गांव और पहले गांव के बीच में काफी डिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई पानी का सोर्स ही नहीं है। सेम चीज हमें कहां पर देखने को मिलेगी, वेस्टर्न यूपी में, लेकिन यहाँ पर रीजन डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी ठीक है, द्वाब का रीजन है यमुना और गंगा के बीच में, तो यहाँ पर आपको गांव काफी बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन उस गांव के बाहर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड होगा काफी दूर तक। पानी की मोटर हर गांव के खेत में लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर खेत काफी ज्यादा है, पानी काफी अच्छा है, लोग खेती अच्छे से करते हैं, तो यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हमें एक जगह पर ही बड़ा गांव देखने को मिलेगा। फिर अगर हम डिफरेंट एग्जांपल दें, तो अगर मैं आपको दूं नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल, तो वहां पर टेरेन काफी टफ है, आपको ज्योग्राफिकल टेरेन टफ देखने को मिलेगी। रिवर डायसेक्ट कर रही है हर जगह टोपोग्राफी को, उसके साथ साथ माउंटेन्स की हाइट ज्यादा अनइवन है, तो वहां पर आपको एक घर एक जगह पे देखने को मिलेगा, दूसरा घर दूसरी जगह पे देखने को मिलेगा। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में भी हमें इश्यू देखने को मिलेगा, एक गांव यहाँ, एक छोटी सी हमारी बाउली यहाँ पर है, दूसरी ऊपर है, फिर कहीं और है, तो गांवों की जो डिस्टेंस है, गांवों में जो घरों के बीच में डिस्टेंस है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा एज पर द ज्योग्राफिकल टेरेन। आपको हर एक पॉइंट पर एक एग्जांपल देना पड़ेगा, और खासकर इंडियन स्टेट्स के अगर आप एग्जांपल देते हो तो आपका आंसर काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, वापिस आते हैं, अब चाहते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ज्योग्राफिकल फैक्टर। याद रखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आप लोग पूरा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्योग्राफिकल फैक्टर को काउंटर नहीं किया अपने आंसर में, आपने बाकी फैक्टर्स का गुणगान कर दिया है, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ फिशरीज इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन इन द कंट्री। सेकंड पार्ट काफी इजी है, आप लोग नेशनल फिशरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हो, नेशनल फिशरी प्लान की बात कर सकते हो, नेशनल मराइन फिशरी अथॉरिटी जो है उसकी बात कर सकते हो, लेकिन पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो डिफिकल्ट है। ज्योग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस। आप सबसे पहले जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी, वो यहाँ पर फिशरीज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा, इनलैंड फिशरी एंड मरीन फिशरी, और उनमें दोनों को फिर अलग अलग से एक्सप्लेन करेगा कि मरीन फिशरी की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनलैंड फिशरीज की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। उससे पहले भी आपको मैं इस क्वेश्चन का इंट्रो बता दूंगी। इंट्रो कैसे करोगे आप बताओगे कि इंडिया में जो कोस्टल पॉपुलेशन है उसकी लाइवलीहुड नीड, न्यूट्रिशन नीड, फूड नीड और उसके साथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में फिशरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया में फिशरी सेक्टर बहुत अच्छा 6.5% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आप मेंशन करोगे, इंपॉर्टेंस बताओगे स्टार्टिंग में। देखिए स्टार्टिंग में आपको बेस बनाना पड़ेगा कि फिशरी एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है, और इंडिया इसमें ढीला बैठ नहीं सकता है। तो इसमें अगर हमने बेस्ट करना है तो पहले कुछ इश्यूज हैं जिनको दूर करना पड़ेगा। वो इश्यूज, ज्योग्राफिकल इश्यूज ये हैं, आप 1 2 3 4 करके मेंशन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो यहाँ पर आप मरीन फिशरी को अलग से टारगेट करेंगे। मरीन फिशरी में आप बता देंगे कि इंडिया के जो सीज हैं यहाँ पर हमें जो कोल्ड वाटर करंट्स है वो काफी कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें एक हार्बर टाइप का जो फिशिंग ग्राउंड होता है वो देखने को नहीं मिलते हैं, हमें अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आप बताएंगे कि जो इंडिया के सीज हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफी कम देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो कहते हैं ना कि डेड जोन्स काफी ज्यादा मात्रा में बनते जा रहे हैं, नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। इनलैंड फिशरी में अगर आप बताएंगे तो आप बोल सकते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पर एल्यूवल सॉइल है, वाटर जो है ज्यादा समय तक रुकता नहीं है, आपको बहुत अच्छे एक्वाकल्चर बनाने पड़ेंगे अगर आपने लॉन्ग टाइम तक उनको सस्टेन करना है। आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, एवोपरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने थे। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके लिए इजी था, वहां पर आप आंसर लिख सकते थे, एंड आई नो कि आप में से बहुत ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ ज्योग्राफिकल एसे ऑन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपसे क्यों पूछा गया, क्योंकि हर साल एक इंडस्ट्री इनका फोकस एरिया रहता है। कॉटन इंडस्ट्री एक फोकस एरिया है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक फोकस एरिया है। इस बार फर्टिलाइजर के ऊपर काफी न्यूज थी और गवर्नमेंट की सब्सिडी काफी जारी है फर्टिलाइजर सेक्टर पे, तो आपको उसके बारे में बताना है। देखिए जब मैं फर्टिलाइजर की बात करता हूं तो इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्री है उनमें एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है, और इंडिया में जो फर्टिलाइजर की शुरुआत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 1908 में हमें पहली फैक्ट्री तमिलनाडु में देखने को मिलती है,
1951 में हमारी क्या बनती है, जो नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बनती है, ठीक है, और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनती है 1951 में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें एक बूम देखने को मिलता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। और इंडिया में 4 मेजर हमारी ऐसी पीएसयूज हैं जो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेट करती हैं, जैसे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इनकी डिफरेंट रिफाइनरीज हैं। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड, तो इनकी हमें ट्रॉम्बे में एक फैक्ट्री देखने को मिलती है, यूनिट देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं एनएफएल की, तो इनके में पानीपत और बठिंडा में एक पूरी यूनिट देखने को मिलती है। अगर मैं हिंदुस्तान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इनकी हमें यूनिट देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं हमारी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इनकी यूनिट हमें कहां पर देखने को मिलती है, गोरखपुर में देखने को मिलती है, सिंदरी में देखने को मिलती है। तो ये आपको मेंशन करना है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अब धीरे धीरे आपकी मार्केट ड्रिवन हो चुकी है। पहले एनर्जी इंटेंसिव थी, जहां पर रिफाइनरी तो उनके पास होती थी। अब क्योंकि नेचुरल गैस आपकी पूरे इनलैंड तक पहुंच चुकी है इंडिया में, तो इस वजह से हमें मथुरा रिफाइनरी देखने को मिलती है, बरूनी देखने को मिलती है, बठिंडा रिफाइनरी देखने को मिलती है। वही आपके आंसर में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए था। ठीक है, आगे आते हैं। डिलिनिएट द मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड मेंशन देयर डिस्टिंक्टिव फीचर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन को भी आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक पहला मैप क्या बनेगा कि आप इंडिया का मैप बनाएंगे और आप एक लाइन मार देंगे कि जो नीचे वाला रीजन है इंडिया का, यहाँ पर 97% मिनरल है या 98% मिनरल है, और ऊपर सिर्फ 2% मिनरल है। फिर आप बनाएंगे कि एक नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, एक साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन एंड एक नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये हमारी 3 मेजर बेल्ट हैं जहां पर हमें सारे इंडिया के जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पर झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा, और यहाँ पर मुझे आयरन, बॉक्साइट, ठीक है, और इसके साथ साथ मैग्नीज ये हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, केरला आएगा, क्योंकि केरला में हम किसकी बात करेंगे, मोनाजाइट एंड थोरियम की बात करेंगे। कर्नाटक में हम बाबा बुदानगिरी हिल्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, अरावली की बात करेंगे। अरावली में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे क्या है, कॉपर है, जिंक है, और जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल वो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये आपके आंसर में ये चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट आंसर कैसे बनेगा, एक डिफरेंट आंसर कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट आंसर बनेगा कि जब आप मिनरल्स के बारे में बताएंगे तो आप पहले को डिवाइड कर लीजिए। आप बोलिए फेरस, पहले मेटालिक, सॉरी यहाँ पर आप पहले लिखेंगे मेटालिक और फिर नॉन मेटालिक, और मेटालिक में भी फेरस, नॉन फेरस। तो इस तरीके से अगर आप फिर इनकी बेल्ट बताएंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। तो अगेन कंटेंट यही रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी डिफरेंट हो जाएगी, और एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप सच में ज्योग्राफर हो, आपकी जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है बाकी बच्चों से। ठीक है, वापिस आते हैं। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगेन, हाउ हैव द altitudinal characteristic influenced the drainage system in the Himachal Pradesh? Quote your answer with the suitable example. आपको बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश की एल्टीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक है उसने किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को अफेक्ट किया है या इन्फ्लुएंस किया है। देखिए अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे हिमालय की ओरिएंटेशन है वो हमें कैसे देखने को मिलती है, हमें नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हमें 3 प्रॉपर लेयर देखने को मिलेंगी हिमालय की। तो जो हमारी अपर हिमालय से यहाँ पर हमें रिवर सिस्टम पैरेलली फ्लो होता हुआ दिखेगा, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन में आता है तो आपका डेंड्रेटिक जो है जैसे ब्रांचेस वाला जो आपका रिवर सिस्टम है वो बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करना शुरू कर देती हैं। तो ऊपर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है कि हाई माउंटेन्स हैं तो वी शेप वैली देखने को मिलती है, गोर्जेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपका रिवर सिस्टम प्लेन में आता है तो वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है, और यहाँ पर हमें यू शेप्ड वैली देखने को मिलती है। तो यही आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना है। आपको बताना है कि जो एल्टीट्यूड डिफरेंस है, स्लोप हाई है तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, उसके साथ साथ फ्लो काफी ज्यादा है, और जो आपकी ट्राई माउंटेन जो आपको रीजन देखने को मिलता है, यहाँ पे डैम्स बनने के लिए चांसेस काफी ज्यादा है। ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं अपने आंसर में। तो दोस्तों ये है हमारा ओवरऑल पेपर ज्योग्राफी का। आई मस्ट से कि पेपर वॉज वेरी गुड, ठीक है, एवरेज पेपर है, एक अच्छी तैयारी आप लोगों से मांगता है, और अगर आप लोगों ने तैयारी करी है तो आप इस पेपर को पक्का अच्छे से अप्रोच करोगे। दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 वर कंसिडरेबली गुड। और अगर मैं बोलूं कि पेपर इजी है, कोई बच्चा जाकर लिख देगा, तो मैं बहुत गलत होऊंगा। पेपर आप लोगों से नॉलेज मांगता है दोस्तों, और ये पेपर आपको इंडिकेट करता है कि अगर आप अगले साल तैयारी कर रहे हैं तो आप काफी अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाएं। ऐसा नहीं है कि आप गए मुंह उठा के और पेपर देके आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेपर लेंथी है,
250 वर्ड का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो आपको 4 क्वेश्चन तो 250 वर्ड के लिखने हैं, 1000 वर्ड, उसके बाद 20 मार्क्स के अगेन आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, तो पेपर लेंथी है, तो वहां पर आपकी मेहनत चाहिए होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये पेपर एनालिसिस अपने एंड पे भी पक्का करिएगा, आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में किस तरीके से यूजफुल साबित हो सकता है। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हमसे तो वी आर देयर फॉर यू। मैं कुलदीप पाठक, मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी ऑप्शनल में 285 स्कोर किया था इन 2019 यूपीएससी, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे या निशांत सर से, निशांत सर का अगेन ऑप्शनल ज्योग्राफी है, यूपीएससी में काफी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं लगातार ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो अगेन आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8146207241, या आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.com.in पर, और आप बोलिए कि हमारी फैकल्टी से बात करा दीजिए। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमारे कोर्स का हिस्सा हैं या नहीं है, अगर आपकी क्वेरी है तो वी आर देयर टू सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, कभी भी आप कॉल करिए, वी विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।